शॉ जी ने कहा था, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो एक तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो आप एक जगह से दूसरी आर्मी की टैक्सीज भी कह सकते हैं। आर्मी की टैक्सीज किस वे में, तो आप देख सकते हो इसमें से आगे के जो 2 टैंक हैं जिन्हें बीएमपी कहा जाता है, वो उसमें एट अ टाइम 20 सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जाता है इन द ऑपरेशन ऑन वॉर टाइम। तो जिनके सामने बैरल रखी हुई है वो हमला करने के लिए तैयार है। कोई भी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पीछे आप देख सकते हो चेरी ब्राउन कलर का जो स्तंभ है, वहाँ पर रीत चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक उसके पीछे आप 5 फ्लैग देख सकते हो। ईच में जो फ्लैग है वो इंडिया का है ऑब्वियसली, लेकिन ये 101 फीट का है, मतलब 100 फीट से ऊपर है, इसलिए इसका एक अलग से नाम है मस्तूल। मस्तूल मीन्स ये हमेशा हवा में लहराता रहता है, इसका रिट्रीट कभी नहीं होता, मतलब इसे डाउन नहीं किया जाता। सिर्फ नेशनल मोरिंग के टाइम पे इसे हाफ मास्ट किया जाता है। उसके साथ में 4 और फ्लैग है। फ्रॉम माय राइट साइड, फर्स्ट वन रेड वन इज फॉर द इंडियन आर्मी, व्हाइट वन इज फॉर द इंडियन नेवी, स्काई ब्लू वन इज फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड रेड एंड ब्लैक वन इज फॉर द सदर्न कमांड। सदर्न कमांड इंडिया में 8 कमांड है, जिसमें से सदर्न कमांड सबसे बड़ा कमांड है। 40% जियोग्राफिकल एरिया सदर्न कमांड के अंदर आता है इंडिया का, जिसमें आता है राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरा साउथ इंडिया, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड एमपी ऑल्सो। यहाँ पर दीवारों पर आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, ये नाम शहीदों के हैं। 1948 के बाद सदर्न कमांड के अंदर जितने जवान शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दीवारों पर लिखे गए हैं। यहाँ पर आपको 21 हाफ बस्ट भी दिख रहे होंगे। ये हाफ बस्ट जो दिख रहे हैं आपको, ये भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत में 21 परमवीर चक्र यानी कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ये स्टैचूज उनके हैं। पहला परमवीर चक्र मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा जी को इन आवर फर्स्ट वॉर 1947 एंड 48, और अब तक का जो लास्ट है वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला है। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट वन एंड कैप्टन विक्रम बत्रा अब तक के लास्ट है। यहाँ पर हमारे ट्राई फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है बाय सम रेप्लिका एंड सम रियल मॉडल। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, शोकेस में आपको INS त्रिशूल दिख रहा होगा। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। ये एक मिसाइल फ्रिगेट है। मिसाइल फ्रिगेट मतलब लड़ाकू जहाज। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर प्रणाली है। ये ग्लेशियर्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है। पीछे की साइड में वॉर मेमोरियल के पीछे अभी नहीं दिखेगा आपको, हम आगे जाके देखेंगे। फिर टैंक विजयंता है। विजयंता MBT भारत का स्वदेशी टैंक है जिसका वजन 39,000 किलोग्राम है। और आपके इस साइड में देखिए, ये है MiG-23 बाइसेंट, इंडिया फर्स्ट स्विंग विंग फाइटर जेट। स्विंग विंग, इसके जो विंग्स है ये मूवेबल विंग्स है। ये यूजुअली आपने देखा होगा फाइटर जेट के विंग्स पैरेलल होते हैं, लेकिन ये मूवेबल विंग्स है इसके। ये 2009 में पूना में लैंड हुआ है। 2011 में इसे यहाँ पर लाकर प्रिजर्व करके रखा है। इसने भी बहुत सारे कारनामे किए हैं। इसे यूजुअली वैलीज में तैनात करके रखते थे और ये रात के समय स्ट्राइक करने में बहुत ही माहिर था। इसने ऑपरेशन सफेद सागर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और ये हमारे पास था, इसलिए दुश्मन देश हमसे डरते थे। अब यहाँ पर आपको 8 स्तंभ दिख रहे होंगे। ये इस साइड में ये स्तंभ है भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत ने जो 5 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और कुछ ऑपरेशन थे यहाँ पर मेंशन किए हुए, उनकी जानकारी है, लेकिन इनके बारे में हम एक्स्ट्रा फ्यूल स्टोरेज होता है तो ये रिकवरी का काम करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे टैंक है जो एम्फीबियस टैंक है जो पानी के ऊपर भी तैरते हैं, जिन्हें BMPs कहा जाता है। चलिए, आपके लेफ्ट बैरल डाउन करके रखिए। फिर अंदर हम देखेंगे कुछ फ्लैग है, वो भी उल्टे रखे हैं।
वर्ल्ड 2 में काफ़ी खतरनाक साबित हुई थी। इसने भी बहुत सारे कारनामे किए। 1965-71 के वॉर में इसका बड़ी मात्रा में यूज हुआ था। You can see here some weapons which were used in different wars and operations, and यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ट्राई फोर्सेस के कुछ यूनिफॉर्म्स डिस्प्ले किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यह है फाइटर पायलट का ड्रेस, इंडियन एयरफोर्स। यह है गोरखा सोल्जर, इंडियन आर्मी। गोरखा सोल्जर को फियरलेस सोल्जर के नाम से जाना जाता था। एक बार सर मानेकशॉ जी ने कहा था, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो एक तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दैट्स राइट। देन ये है विंटर ड्रेस फॉर इंडियन एयरफोर्स। ये है सियाचिन ड्रेस हाईएल्टी में, जहाँ पर -30°C टेम्परेचर होता है। ऐसी जगह पर भी हमारे सोल्जर्स काम करते हैं, तो वो इस तरह से ड्रेसअप होते हैं। देन ये है पैराट्रूपर, जिनके पीठ के ऊपर होता है पैराशूट। इमरजेंसी में अगर पीछे का पैराशूट नहीं खुलता है तो आगे भी एक छोटा पैराशूट दिया होता है, द स्पेशल वन। अगेन द स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन नेवी कॉल्ड मरीन कमांडोज, कॉल्ड मार्कोस ऑल्सो। मार्कोस के बारे में भी एक बात कही जाती है, ये पानी के नीचे क्रोकोडाइल के साथ 2 हाथ कर सकते हैं, मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। देन दीज आर 2 मेस ड्रेस, 1 फॉर रेजिमेंट, 1 फॉर कोर। दिस इज द बैंड मास्टर्स यूनिफॉर्म। इन आवर आर्मी देयर आर 3 बैंड्स, पाइप बैंड, ब्रास बैंड एंड जास बैंड। उसमें से ये पाइप बैंड के बैंड मास्टर का यूनिफॉर्म है। एवरी सैटरडे यहाँ पर बैंड शो होता है, उसके बाद लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर आपको टाइम मिले, कभी भी आप अगर टाइम निकाल के आ जाना। ये लाइट एंड साउंड शो बहुत ही अमेजिंग है। आपको इंडिया में जितने ऑपरेशंस वॉर्स इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर, जितने वॉर्स एंड ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में इस मूवी में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन दिस इज द लेडी डॉक्टर ऑफ एएमसी, मतलब आर्मी की लेडी डॉक्टर। ये पीस एरिया में इस तरह से ड्रेसअप होती है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी लेडी ऑफिसर्स। जैसे कि हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि डिफेंस के सुप्रीम कमांडर हमेशा राष्ट्रपति होते हैं। तो आज की डेट में हमारी राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनके नीचे आते हैं सीडीएस। सीडीएस आज की डेट में कौन है? सीडीएस पता है? राजा सुब्रमणी, लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने चार्ज संभाला है। उससे पहले थे जनरल अनिल चौहान सर। उनके बाद आते हैं COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो आज की डेट में है जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर। जल्दी ही वो भी चेंज होने वाले थे। उनकी जगह पर हमारे सदर्न कमांड के कमांडर इन चीफ थे जो पहले, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, वो अभी बनने वाले हैं हमारे आर्मी के चीफ, लेकिन वो अभी न्यूज नहीं आई है। देन उनके नीचे आते हैं हमारे सदर्न कमांड के कमांडर इन चीफ, जो आज की डेट में है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन सर। बीच में आप देख सकते हो ये सदर्न कमांड का लोगो है, द क्रक्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी विशिष्टता यही है, इसमें 4 स्टार दिए हैं, जो 40% एरिया इंडिया का सदर्न कमांड के अंदर आता है। ये इसी की विशिष्टता दिखाता है। पीछे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो मैंने बीएमपी का जिक्र बाहर किया था, तो ये बीएमपी का काम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री करती है। इसको मतलब डिफाइन क्या करता है? यार ये ऑनरी होती है अलग टाइप की। ये इसके बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती अभी, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने देखा है लेकिन अभी याद नहीं है मुझे। आने वाली वॉर मेमोरियल्स भी है। बीच में वेपन्स जो आप देख रहे हो शोकेस में, ये सारे रियल वेपन्स है जो अलग अलग ऑपरेशन एंड वॉर्स में यूज किए गए हैं। इवन ये 2 वेपन्स तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज किए गए थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल यहाँ पे नहीं है, वो सदर्न कमांड के अंदर नहीं आती है। सदर्न कमांड के अंदर मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट। चलिए, टाइम ऑफ पार्टीशन इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स राजघराना, रियासत वगैरह। ओके, भारत में क्या किया था, ऑप्शन दिया गया था उनको कि एक तो आप भारत का हिस्सा बनो, एक तो पाकिस्तान का, या फिर खुद का नया राष्ट्र घोषित करो। अब हैदराबाद का जो निजाम था उसने क्या किया, खुद का राष्ट्र घोषित किया। अब खुद का राष्ट्र घोषित करने से राष्ट्र थोड़े ना बनता है। वहां की जनता को, वहां के आवाम को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो वहां पर दंगे फसाद शुरू हो गए। फिर
दंगे फसादों को कंट्रोल करने के लिए सदर्न कमांड ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया इन 1948 और इसी के अंतर्गत हैदराबाद की निजाम सेना को हराकर हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बना ली। हैदराबाद रियासत उस समय की सबसे अमीर रियासत मानी जाती थी और उतना ही ये निजाम कंजूस था। बट द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ गुजरात, वहाँ पर भी एक नवाब साहब थे, उनको भी जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना था, लेकिन हम अपने हिस्टोरिकल प्लेस को इतनी आसानी से कैसे जाने देते। तो वहाँ यानी कि गोवा मुक्ति संग्राम, भारत स्वतंत्र होने के बावजूद भी गोवा दीव दमन पर पोर्तुगीजों का शासन था। पोर्तुगीजों को गोवा दीव दमन से खदेड़ने के लिए हमारी ट्राई फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। ऑपरेशन विजय वॉज द ऑपरेशन ऑफ आवर ट्राई फोर्सेस बिकॉज इस ऑपरेशन के अंतर्गत ना सिर्फ 36 घंटों में पोर्तुगीजों को गोवा दीव दमन से खदेड़ा गया था, इसीलिए इसको बहुत ही स्पेशल ऑपरेशन माना जाता है। और पोर्तुगीजों ने गोवा दीव दमन पर 450 ईयर्स तक रूल किया था, अंग्रेजों से भी ज्यादा। इट इज अपसाइड डाउन, उल्टा क्यों है? क्योंकि कैप्चर है। बाहर मैंने आपको बताया था कोई भी कब्जा की हुई चीज कभी भी सीधी नहीं रखी जाती, फिर वो फ्लैग हो, वेपन्स हो या फिर टैंक हो। अब टैंक को तो उल्टा करके नहीं रख सकते ना, इसलिए उसकी बैरल डाउन करके रखी है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, मतलब युद्ध संबंधी डॉक्यूमेंट इसे माना जाता है। इसके ऊपर उस समय के जो पोर्तुगीजों के जनरल थे, उनके सिग्नेचर से ये सरेंडर की पूरी प्रोसीजर स्टार्ट हो गई थी। यू कैन सी हियर सम, जितनी तस्वीरें देख रहे हो ये सारी रियल तस्वीरें हैं। कुछ प्रिंट हो सकती है लेकिन रियल सिचुएशन को बयां करती है। यहाँ पर देख सकते हो गोवा के लोगों का आक्रोश, पोर्तुगीजों के वेपन्स हमने कैप्चर किए थे यहाँ पर, और हमारे पीएम हमारे आर्मी ट्रूप को ब्रीफ करते हुए। सोल्जर किसी भी वॉर या ऑपरेशन में जाते समय, तो ये है चिता वर्दी यानी कि कॉम्बैट वर्दी जिसे कहा जाता है। आगे है पाउचेस जिसमें जाते हैं एम्युनिशंस, बंदूक की गोलियां, मैगजीन्स, हैंड ग्रेनेड। पीछे पिट्ठू है, पिट्ठू में जाता है टिफिन, वाटर बॉटल, कुछ जरूरत का सामान। सिर के ऊपर हेलमेट, सरदार जी है तो पगड़ी, हाथ में राइफल, पाँव में डीएमए शूज। कुल मिलाकर 30 to 40 kg वेट एक सोल्जर किसी भी ऑपरेशन या वॉर में जाते समय अपने बॉडी के ऊपर कैरी करता है। आप लोगों को भी इसके लिए प्रिपेयर होना है। होने के बाद भारत ने 5 बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से 4 पाकिस्तान के साथ ही थी और एक था चाइना के साथ। ये है 1965 का वॉर। 1965 का वॉर वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 जिस प्रकार से घातक हुआ था उसी प्रकार से 1965 का वॉर भी घातक माना जाता है। इसी वॉर में पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंक इंडिया ने कैप्चर किए थे, कुछ डिस्ट्रॉय किए थे। पैटर्न टैंक पाकिस्तान को अमेरिका प्रोवाइड करती थी। पैटर्न टैंक इंडिया के किसी भी टैंक से बहुत ही पावरफुल टैंक था, अभी भी है, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारे बहादुर सोल्जर्स ने उनको कैप्चर किया था, डिस्ट्रॉय किया था। इवन हमारे हवलदार थे अब्दुल हमीद सर, उन्होंने इन टैंकों को अकेले, उनकी एक जिप्सी थी, एंटी टैंक गन उसमें लगाई थी, और उसके बाद भी उन्होंने हैंड ग्रेनेड लेकर 3 से 4 टैंकों के अंदर वो ग्रेनेड फोड़कर टैंक डिस्ट्रॉय किए थे। इतने बहादुर सोल्जर्स हमारे आर्मी में थे। तो 1962 की जो इंडिया की डिफीट हुई थी, उसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ था। ये सारी बातें हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो कॉन्फिडेंस इंडिया का डाउन गया था वो 1965 के वॉर में फिर से अप हो गया था। यू कैन सी हियर द ऑपरेशनल एरिया ऑफ 1965 वॉर। ब्लू कलर का जो एरिया है ये पाकिस्तान का इंडिया ने कैप्चर किया था, और जो रेड कलर का एरिया है वो इंडिया का पाकिस्तान ने कैप्चर किया था। वॉर या ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसी डील्स होती है जिसमें फिर ये एरियाज एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो ये कच्छ सेक्टर में हुआ था। ये गन हमारे पास है, हम लोग बाहर जाके देखेंगे। ये है आर्टिलरी गन, जिसे मैनेज करने के लिए पहले 8 से 10 सोल्जर लगते थे। अभी बफोर जैसी ऑटो गन्स हमारे पास आ गई है। सेम बार्बर सेक्टर में भी हुआ था। यहाँ पर है रॉकेट लॉन्चर के साथ हमारा सोल्जर। दिस इज द मिसाइल मीनान, एंटी टैंक मिसाइल, मिसाइल इग्ला, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ये दोनों मिसाइल हमारे सोल्जर्स मूवेबल ऑपरेशंस में अपने कंधे पर लेकर फायर करने की क्षमता रखते हैं। इनका वजन होता है विथ एम्युनिशन 19 to 20 kg।
मिसाइल मीलान के लिए अलग से ट्राइपॉड आता है, लेकिन मिसाइल ईगला के लिए हमेशा वो शोल्डर से वो फायर करते हैं। ओके, यहाँ पर एक आप फोटो निकाल सकते हो, ग्रुप फोटो। एक के लिए सबसे शर्मनाक हार लेकर आया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने इंडिया के सामने वेपन डाउन किया था और पाकिस्तान इसी वॉर के बाद 2 हिस्सों में बांटा गया था और नया देश बांग्लादेश बना था। अब ये वॉर हुआ क्यों था? ये वॉर हुआ था बांग्ला लोगों की सुरक्षा के लिए। अब बांग्ला लोगों से हमारा क्या ताल्लुक? तो बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां पर पाकिस्तानी घुसपैठी या फिर टेररिस्ट या फिर वहां के सोल्जर जाकर बांग्ला लोगों के ऊपर काफी अत्याचार कर रहे थे। इन अत्याचारों से तंग आकर काफी बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी बांग्ला लोग वो भारत में आ गए। कितने? करीब करीब 10 लाख। अभी भारत भी तो अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, वो इतने सारे लोगों को अपने अंदर कैसे समा पाता? तो हमारी जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था। अब वॉर तो डिक्लेयर किया, लेकिन वो पीरियड था मानसून का और मानसून ईस्टर्न भागों में काफी भयंकर रूप लेके आता है। जैसे फ्लड्स आते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, जमीनें ढह जाती है, तो इससे ज्यादा नुकसान हमारा होता। तो हमारे उस समय जो सीओएस थे, सैम मानेकशॉ, उन्होंने क्या किया? वॉर होल्ड करके रखा। अब वॉर तो होल्ड किया, लेकिन सैम मानेकशॉ जो हमारे सेकेंड फील्ड करियप्पा एंड सेकेंड वन इन द फील्ड मार्शल हमारे सैम मानेकशॉ, तो उन्होंने वॉर को होल्ड करके रखा। होल्ड तो किया, लेकिन हमारी बहुत बड़ी फोर्स बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात करके रखी थी। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भारत के 5 मुख्य एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अब इंडिया हमेशा डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से लड़ा है। जब तक दुश्मन देश हम पर हमला नहीं करता, तब तक इंडिया ने कभी भी हमला नहीं किया था। तो इसका जवाब इंडिया ने कैसे दिया? इंडिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट किया, जिसमें पाकिस्तान का कराची बंदर नष्ट किया। फिर हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान का परबतली, सिंध, गाजी पोस्ट, ये सारी पोस्टें हमारी फौज ने कैप्चर की थी। गदरा सिटी अगेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उसे सिर्फ 1 रात में हमारे सोल्जर्स ने कैप्चर किया था। फिर बारी आती है राजस्थान के लोंगेवाला की। राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला नाम की बॉर्डर है, जहां पर पाकिस्तान के 4000 सैनिकों ने 40 टैंक लेकर अटैक किया था। तब वहां पर हमारी 23 पंजाब नाम की एक छोटी अल्फा बटालियन तैनात थी, जिसमें सिर्फ 120 सोल्जर्स थे। कैन यू इमेजिन 4000 सोल्जर्स अगेंस्ट 120 सोल्जर्स? वॉर हो सकता है? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल ना? बट आवर सोल्जर्स मेंटेन देयर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो हमारे 120 बहादुर जवानों ने पूरी रात 4000 की सेना का सामना किया। अब सामना कैसे किया होगा? ऑब्वियसली 120 सोल्जर्स के पास एम्युनिशन कम होगा, उनके पास जो लैंडमाइंस थे उन्होंने उसका ट्रैप बिछाया, लेकिन वो भी कम थे। तो उन्होंने क्या किया? टिफिन में ईंट पत्थर भरकर उसे भी प्लान किया था। लेकिन ये क्यों किया था? दुश्मनों को गुमराह करने के लिए। जैसे ही पाकिस्तान का पहला टैंक आया, डिस्ट्रॉय हो गया, दूसरा टैंक आया, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। इससे पाकिस्तानी सेना बौखला गई, क्योंकि उनको जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि लोंगेवाला के ऊपर स्मॉल ट्रूप है, हम आसानी से कैप्चर कर लेंगे लोंगेवाला, बट हुआ उल्टा। तो उन्हें अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ा टू डिफ्यूज द ट्रैप, और उसको पूरे 6 घंटे लगे इस ट्रैप को डिफ्यूज करने के लिए। इस बीच हमारे सोल्जर्स ने क्या किया? हमारे सोल्जर्स ने बंकर्स बनाए, और बंकर्स ऐसे बनाए थे जहां पर हमारा एक सोल्जर 3-3 जगह से फायर कर रहा था। और इसी तरह पूरी रात घमासान युद्ध चला, और सुबह के 6 बजे इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के बचे कुचे 36 टैंक्स, 200 सोल्जर्स, 400 व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया, और बची हुई पाकिस्तानी सेना को यहाँ से दुम दबाकर भाग जाना पड़ा था। तो ये था लोंगेवाला का इंसिडेंट, जिसका नेतृत्व किया था मेजर के चांदपुरी जी ने। और इसी के ऊपर बॉलीवुड में मूवी बनी है बॉर्डर 1 एंड बॉर्डर 2। बॉर्डर 1 लोंगेवाला के ऊपर बनी है, बॉर्डर 2 नाया चौक, चाचो वगैरह इन एरियाज पे बनी है। You can see here the destroyed tank of Pakistan, and our soldiers were celebrating the victory on the captured tank. Same mural वहाँ पे बनाया था। सिर्फ अपने दुश्मनों के खिलाफ ही वॉर या ऑपरेशन करती है क्या? नहीं, वो अपने पड़ोसी देशों की भी मदद करती है। इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन उग्रवादी संगठन थी, जिसे LTTE के नाम से जाना जाता है। तो उसको श्रीलंका में खुद का तमिल राष्ट्र बनाना था, और इसी उद्देश्य से उन्होंने श्रीलंकाई सेना के साथ वॉर छेड़ा। अब तो इंडिया ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस यानी कि
IPKF श्रीलंका में भेजा और इन्होंने जाकर श्रीलंका में जो LTTE ने जाफना प्रदेश कैप्चर किया था उसे छुड़ाकर वापस श्रीलंका को दे दिया। इसमें इंडिया को कुछ मिला था? नहीं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है भारत की मित्रता और मानवता का। ये ऑपरेशन करीब करीब 2 से 2.5 साल चला है और इस ऑपरेशन में इंडिया ने अपने 1300 सोल्जर्स को गंवाया है और इसमें अपनी बहादुरी के लिए मेजर रामास्वामी परमेश्वरम जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सदर्न कमांड के हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनकी याद में हमारे यहाँ परमेश्वरम हॉल का निर्माण किया गया है, जहाँ पर पहले 12 मिनट की इंग्लिश में और 30 मिनट की हिंदी में एक मूवी दिखाई जाती थी जिसमें हमारी भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास दिखाया जाता था। अभी थोड़ा सा टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से वो बंद है। सेम हैपन इन मालदीव्स ऑल्सो। मालदीव्स में भी टेररिस्ट अटैक हुआ था इन 1988। ऑपरेशन पवन हुआ था इन 1987। 88 में भी हमारी सेना गई थी मालदीव्स में, ऑपरेशन कैक्टस किया था वहां पर। ऑपरेशन कैक्टस अगेन द बेस्ट ऑपरेशन ऑफ आवर ट्राई फोर्सेस, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया रोल निभाया था मार्कोज ने, नेवी के स्पेशल फोर्सेस। ओके, तो यहाँ से भी टेररिस्ट को हमारे सोल्जर्स ने भगा दिया था। आपको जितनी आसानी से मैंने ऑपरेशन जो हमने पढ़ा था ऑपरेशन पवन के टाइम पे लैंड हुआ था और वहां से निकलकर हमारे बहादुर सोल्जर्स ने ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया था। ऐसे बहुत ओके, दिस इज CBRN सोल्जर, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर सोल्जर। जो परमाणु अटैक होते हैं उसमें जो पॉइजनस गैस रिलीज होती है उससे प्रोटेक्शन देने का काम ये किट करता है, जिसे हर 6 घंटे में बदलना पड़ता है ताकि ये पॉइजनस एयर को फिल्टर कर सके। इसके बॉडी के ऊपर मॉब यूनिफॉर्म होता है, फिलहाल चित्तावर्दी में है। अंदर सदर्न कमांड के अंदर 24 ट्रेनिंग सेंटर्स है जहां पर हमारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर अलग अलग यूनिटों में भेजा जाता है। आप बता दोगे या बताना नहीं? भारतीय सेना सिर्फ ऑपरेशन या वॉर नहीं करती है। तो ये अगर हमारे देश में कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए या फिर मैन मेड कैलेमिटीज आ जाए तो उसमें भी आगे बढ़ चढ़कर मदद का काम करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गुजरात का अर्थक्वेक हो या फिर फ्लड हो या फिर तंत्र फसाद हो जो 2009 में गुजरात में हुए थे, साइक्लोन हो या फिर सुनामी हो या बॉम्बे अटैक, इन सब में हमारी सेना आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर मदद कार्य राहत का काम करती है। साथ ही आज इस कोविड इंस्टीट्यूट 98ASI जैवलिन कोविड में गोल्ड मेडल मिला था, पता है गोल्ड मेडल जीतिया नीरज चोपड़ा जी ने भी एडी में ट्रेनिंग किया था। यहाँ पर 7 अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं हमारे सोल्जर्स को, फिर उन्हें स्पोर्ट्स में उतारा जाता है टू विन द मेडल फॉर आवर नेशन। तो यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? आर्चरी है, डाइविंग है, फेंसिंग है, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, ऐसी अलग अलग 7 प्रकार के स्पोर्ट्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ये एडी में हुआ है। ये है सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर। सिग्नल यानी कि कम्युनिकेशन, फिर वो दुश्मनों को हैक करना हो या फिर अपना स्ट्रॉन्ग करना हो, वो का काम आर्मर्ड कोर देखता है जो अहमदनगर यानी कि अहिल्यानगर में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बाहर आपको T55 टैंक बताया था ना, ये पानी के नीचे इस तरह से जाता है और इसकी सिर्फ ये बैरल ऊपर रहती है। अगर म्यूनिशन मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम मिला आपको तो मैं डेफिनेटली बता दूंगी, लेकिन आपका पूरा ब्रीफिंग होने के बाद ये पूरा टैंक पानी के नीचे जाता है। 5 फीट के पानी में वो जमीन की सतह से लगकर चलता है। T55 एंड T90 ऑल्सो। T90 टैंक को भीष्मा नाम से जाना जाता है जो अभी हमारी सेना में कार्यरत है। यह काम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री करते हैं। 1971 के वॉर के टाइम पे हमें इस व्हीकल की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि टैंक पहाड़ी एरिया में नहीं जा सकते थे, तो इस वजह से BMP को डेवलप किया गया। ये है कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि हेलीकॉप्टर से जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो नासिक में दिया जाता है। ये नासिक में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। ये है ASC ट्रेनिंग सेंटर। ASC क्या होता है? सप्लाई, फौज को राशन जो प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं ASC, जो बेंगलोर में स्थित है। ये है ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी का ऑर्डिनेंस कोर फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, जिसमें वो एम्युनिशन प्रोवाइड करता है, कपड़ा, जूता, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ऑर्डिनेंस। और मेरे हस्बैंड
ऑर्डिनेंस फोर्स से ही है, वो अभी नायब सूबेदार है, सीओडी देव रोड में पोस्टेड है। आप सबको तो पता होगा, फौज एक अपने आप में ही अलग दुनिया है। यहाँ पर बार्बर से लेकर पुलिस तक, इंजीनियर से लेकर धर्मगुरु तक अपना ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीएमबी है, जैसे पुलिस बाहर काम करती है वैसे ही फौज में भी पुलिस काम करती है, जिन्हें सीएमबी कहा जाता है, जो बेंगलोर में अगेन उसका ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, ट्रेनर्स का ट्रेनिंग, आसान भाषा में समझो, ट्रेनर्स का ट्रेनिंग यहाँ पे होता है, ये पूना में ही है। और फिर ट्रेनर को अलग अलग यूनिटों में भेजा जाता है एज अ ट्रेनर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जैसे मैंने बताया था, मौलाना या फिर पादरी हो गया, तो उनका भी अलग से ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे अकेलापन वगैरह महसूस होता है, उसमें वो थोड़ा सा लेट मिलता है। दिस इज द पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। ये यहाँ पे देखिए विजयपुर का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को किसके साथ था, ये किला किसके पास था? आदिल शाह के पास था। जीतने के बाद इसका नाम विजयदुर्ग रखा। उधर जाके देख लेना, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, चेतक घोड़ा है।